वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से जो है फॉर मे 2024 अटैम्प्ट के लिए मेरी क्लास शुरू हो रही है। मैंने पीछे जितने भी क्लासेस डाली हैं वो कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अगर आप चाहें तो मे 2024 के लिए भी उनको देख सकते हैं। बट मैंने एक मॉड्यूल को बिल्कुल टच नहीं किया है और वो है फॉरेन टैक्सेशन का पार्ट। तो मैंने यही सोचा कि 2024 अटैम्प्ट के लिए सबसे पहले मैं फॉरेन टैक्सेशन का पार्ट टच करूँगी और उसके बाद मैं दूसरे मॉड्यूल्स पे जाऊंगी। सो आज से जो है हम फॉरेन टैक्सेशन शुरू करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टुवर्ड द क्लास। और आज का हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 4C एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ RDB। ये सेक्शन आपको ये बोलता है कि अगर आप एक इंडियन कंपनी हो या फिर अगर आप एक बिजनेस ट्रस्ट हो और आपने किसी NR को या किसी फॉरेन कंपनी को आउटसाइड इंडिया अगर कोई रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड इशू किया है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ना उस RDB पे, वो इंटरेस्ट any income by way of interest payable to NR or to a foreign company by any Indian company or business trust on rupee denomination bond issued outside India, and such RDB have been issued during the period 17/9/2018 and ending on 31st March 2019, the exemption shall apply till these bonds are redeemed। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप एक इंडियन कंपनी हो या एक बिजनेस ट्रस्ट हो और आपने क्या किया है, RDB इशू किया है आउटसाइड इंडिया और उस RDB को चाहे किसी NR ने सब्सक्राइब किया हो या किसी फॉरेन कंपनी ने सब्सक्राइब किया हो, तो उस सब्सक्रिप्शन पे, उस इशू पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, वो इंटरेस्ट का आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा, मैंने कहा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो NR है या फिर जो फॉरेन कंपनी है उन लोगों के लिए है ये एग्जेम्पशन। जो भी उनको ये इनकम रिसीव हुआ इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, ये बॉन्ड पे इंटरेस्ट उनका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नो टैक्स लायबिलिटी। बट एक कंडीशन है कि ये जो इशू होना चाहिए RDB, ये फॉर द पीरियड 17/9/2018 और एंडिंग ऑन 31st March 2019, इस पीरियड के बीच अगर RDB इशू हुआ है और NR या फॉरेन कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, तो जो भी उनको इनकम मिला वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। फॉरेन कंपनी का मतलब बताया गया है कि एनी कंपनी विच इज़ नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। अब पता चलता है कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, तभी हम फॉरेन कंपनी को और अच्छे से समझ पाएंगे। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हुआ कि एक ऐसी इंडियन कंपनी or any other company which in respect of its income liable to tax under this act, अपने इनकम के लिए वो इनकम टैक्स एक्ट में लायबल है and has made prescribed arrangement for the declaration and payment within India। जो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या पे कर रही है, उसकी सारी अरेंजमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। आउट ऑफ डिविडेंड पेबल आउट ऑफ सच इनकम, अपने इनकम में से जो वो डिविडेंड पे कर रही है उस पेमेंट की डिक्लेरेशन की सारी अरेंजमेंट कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। ये था आपका पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय ए यूनिट इन IFSC। सिंपल सा सेक्शन है, आपको सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आप एक IFSC का यूनिट हो और अगर आपने मनी बोरो किया है आउटसाइड इंडिया से, तो NR या फॉरेन कंपनी से आपने मनी बोरो किया होगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी यूनिट है IFSC में उनको पैसे आसानी से मिल जाए, इसलिए वो फॉरेनर को एक लालच देती है कि अगर आपने इनको पैसे दे दिए, IFSC यूनिट को पैसे दिए, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस आपका ये छोटा सा सेक्शन इतनी सी बात बोलता है। आगे बढ़ते सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप फॉरेन टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि जब आप कैपिटल गेन पढ़ते हैं आपको हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड IPCC से मिला होता है। सेम वे PGBP का भी ये थोड़ा बहुत आपको मालूम होता है, या फिर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार देख लेते हैं इन चीज़ों को अप्लाई करके। असेसमेंट में भी अगर किसी ने काम किया है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बट फॉरेन टैक्सेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि अपार्ट फ्रॉम, अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन में नहीं हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंटिव होना पड़ता है क्लास में समझने के लिए। और जब आप पढ़ने के बाद से जब आप घर जाएं तो मेक श्योर टू रिवाइज ऑल द थिंग्स यू हैव लर्न इन द क्लास। तो हमारा सेक्शन 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ, आगे चल के अगर आप फॉरेन टैक्सेशन में अपना करियर बनाते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे इनकम है जिनको हम मानेंगे कि ये इनकम अक्रू हुए हैं या अराइज हुए हैं इंडिया में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिन इनकम को हमने ये मान लिया ना कि ये इनकम अक्रू या अराइज हुए हैं इंडिया में, उन पे अब टैक्स लग जाएगा, इंडियन इनकम टैक्स अप्लाई हो जाएगा और फिर वो टैक्सेबल बन जाएंगे इंडिया में। आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 9 सर्टेन
certain types of income are deemed to accrue or arise in India even though they may actually accrue or arise outside India। आपको फैक्ट ऑफ द केस पढ़ के ऐसा लग सकता है कि ये तो आउटसाइड इंडिया अक्रू हो रहे हैं या अराइज हो रहे हैं, बट स्टिल हम उनको ऐसा मानेंगे कि दे आर अक्रू और अराइज इन इंडिया और हम उनको टैक्सेबल कर देंगे इंडिया में। अब इसमें कुछ क्लॉजेज हैं, ये जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लॉज दिख रहा है ये मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट इसके आगे की क्लॉज हम जरूर पढ़ेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे, फिफ्थ क्लॉज से हम पढ़ेंगे। ये 4 क्लॉज का ये चार्ट है, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज 4 क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज से हम पढ़ने वाले हैं इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट। तीन क्लॉज को हम मेनली मेजरली डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला इंटरेस्ट, दूसरा रॉयल्टी और तीसरा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। मैं अगर एक रेसिडेंट हूँ, अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो मेरी पूरी की पूरी इनकम, कंप्लीट इनकम मेरी इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगी, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अगर आप एक एनआर हैं, अगर आप एक फॉरेन कंपनी है, तो वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है कि आपकी ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि अक्रू या अराइज हुई है इंडिया में, सिर्फ वही इनकम जो है आपको यहाँ पे टैक्सेबल होगी और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहला क्लॉज जो है, क्लॉज नंबर 5 जो है, वो आपको बोलता है कि मान लो मैं रेसिडेंट हूँ और मैंने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट। सपोज करो गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है और उस पर गवर्नमेंट को फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो कोई भी इनकम जो कि एनआर या फॉरेन कंपनी को अक्रू हो रहा हो, जिस पे इंटरेस्ट किसने पे किया हो, गवर्नमेंट ने पे किया हो, या फिर ए पर्सन who is resident where the interest is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business and profession carried on by such person in India or for the purpose of making earning any income from any source in India। आइए देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी इनकम को हम ऐसा मानेंगे अक्रू या अराइज इन इंडिया। अगर गवर्नमेंट, पहला क्लॉज हमसे ये बोलता था कि अगर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया से कोई भी लोन लेती है, वो किसी से भी लोन हो सकता है, चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट हो सकता है, तो इनको जो इंटरेस्ट मिला ना गवर्नमेंट से, दैट विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और जैसे ही अक्रू अराइज इन इंडिया होगा वैसे ही आपका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका बोलता है कि यहाँ पे आपका एक एनआर है या फॉरेन कंपनी कोई भी है और आप यहाँ पे है रेसिडेंट। अब क्या किया, इसने कुछ मनी बोरो किया, रेसिडेंट ने कुछ मनी बोरो किया और बदले में यहाँ पे इनको कुछ इंटरेस्ट जारी है। और ये जो पैसा, इसके पास जो पैसा आया, इस पैसे को लगा के या तो ये अपने बिजनेस प्रोफेशन में लगाया, तो भी हम ऐसा मानेंगे, मान लो बिजनेस प्रोफेशन में लगाया तो हम ऐसा मानेंगे कि आपको जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इंटरेस्ट इज अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अब आप इस पे इनकम टैक्स एक्ट में लायबल हो जाओगे टैक्स पे करने के लिए। और अगर बिजनेस में नहीं लगाया, अगर मैंने क्या किया, इससे कुछ शेयर्स खरीद लिए और मुझे डिविडेंड इनकम आ रही है, तो अगर मुझे कुछ अदर इनकम भी आ रही है ना, मैं रेसिडेंट हूँ और मुझे कुछ अदर इनकम आ रही हो, कोई भी अदर इनकम आ रही हो या पीजीबीपी इनकम आ रही हो, एनी इनकम, कोई भी इनकम मुझे अक्रू हो रही हो जिसके लिए मैंने पैसे बाहर से लिए हैं और बाहर से लेने पे जो मैं टैक्स इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो जो एनआर और फॉरेन कंपनी है उनके लिए ऐसा माना जाएगा कि ये इंटरेस्ट जो है वो आपका अक्रू अराइज इन इंडिया है और अब आप इससे इनकम टैक्स में टैक्स निकालिए। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है एनी पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। मैंने कहा यहाँ पे एक एनआर है या फॉरेन कंपनी है और यहाँ पे एक एनआर है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये मनी बोरो किया मैंने, अंडरस्टूड। और जब मैंने मनी बोरो कर लिया तो मैं इनको कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। अब इस एनआर ने ये जो पैसे हैं, ये अपना इंडिया में कुछ इसका बिजनेस चलता है, तो इस पीजीबीपी में अपने वो पैसे, जो पैसे यहाँ पे बोरो किए थे, उसको इंडिया में इसका बिजनेस प्रोफेशन है वो उसमें लगा दिए। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट, किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से पैसे बोरो करता है और उस पैसे को वो इंडिया के, अपने इंडिया में होने वाले बिजनेस प्रोफेशन में लगाता है, तो ये जो नॉन रेसिडेंट, इस वाले नॉन रेसिडेंट को जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो हम ऐसा मानेंगे कि ये इंटरेस्ट अक्रू अराइज इन इंडिया है और अब आप इस पे टैक्स निकालिए, दिस इज टैक्सेबल अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। बट अगर इस नॉन रेसिडेंट ने ये पैसे लिए और यहाँ से अगर शेयर्स खरीद लिया,
तो क्या ये फिर भी टैक्सेबल होगा? नो, क्योंकि लॉ आपको सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन इस एनआर टू एनआर के केस में सिर्फ पीजीबीपी का केस कवर करता है, एनी अदर इनकम का केस कवर नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। Next point we have is interest on money borrowed by NR for any purpose other than business or profession will not be deemed to accrue arise in India। मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर वो पैसे लेके शेयर्स खरीद लेते हैं तो फिर वो इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं है। आते हैं हम अपने 6 पॉइंट पे। इन सारे केसेस में, चाहे वो NR टू NR हो गया या रेसिडेंट टू NR हो गया, इन सारे केसेस में इंटरेस्ट पे हो रहा था। किसको? नॉन रेसिडेंट को। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट पे कर रही थी, किसी केस में रेसिडेंट कर रहा था तो किसी केस में नॉन रेसिडेंट कर रहा था। यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे मनी बोरो करके। अब यहाँ पे जो है, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज रॉयल्टी। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय, मान लो कि मैं रेसिडेंट हूँ, पुराना वाला ही केस लेते हैं, बहुत ही आसान है समझना, आपको थोड़ा सा भी कुछ भी टेक्निकल नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय, मैंने किसी चीज़ की रॉयल्टी ली, ठीक, और मान लो सपोज करो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है और यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट से रॉयल्टी ले ली। अब ये रॉयल्टी जो है, अब ये पे कर रहे होंगे, रॉयल्टी कुछ पे कर रहे होंगे, ठीक, कुछ पेटेंट या ट्रेडमार्क के अगेंस्ट हम रॉयल्टी पे करते हैं, तो हमने कुछ पेटेंट लिया या फिर कुछ अपना कुछ डिज़ाइन वगैरह लिया जिसके अगेंस्ट जो है हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं। रॉयल्टी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि हम रॉयल्टी कब पे करते हैं, देन डू नॉट वरी, उसका भी आगे डिस्कशन होगा और आज ही होगा। तो सपोज़ करो कि हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं। अभी मैं ये मान लेती हूँ कि किसी ट्रेडमार्क के अगेंस्ट हमने यहाँ पे कुछ, गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेडमार्क लिया है और उस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है इस एनआर को रॉयल्टी पे कर रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट इस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट एनआर को रॉयल्टी पे कर रही थी, हम ऐसा मानेंगे कि इस एनआर का ये जो रॉयल्टी इनकम है, दैट इज इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अब जो है ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में। फर्स्ट पॉइंट आपका कवर हो गया। सेकंड पॉइंट में है एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट। अब देखो, अब सेकंड पॉइंट जो है वो आपका कहाँ, यहाँ समझते हैं, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो है एनआर है बट यहाँ पे रेसिडेंट है। हु इज रेसिडेंट वेयर द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन यूज्ड or service utilized for the purpose of business or profession carried on by such person in India or for the purpose of making earning any income from any source in India। मैंने कहा कि मैंने कुछ ट्रेडमार्क लिया और इस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट जो है ये रेसिडेंट जो है मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ। अब इस ट्रेडमार्क को मैं रेसिडेंट, चाहे मैं अपने पीजीबीपी इनकम में लगाऊँ या फिर मैं इससे कोई अदर इनकम कमाऊँ, इससे मैटर नहीं करता है, मैं किसी में भी लगाऊँ, आप एनआर के लिए ऐसा माना जाएगा कि ये रॉयल्टी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है और अब ये इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में। अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट के केस में भी यही चीज़ था कि इट इज़ इमटेरियल कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैंने जैसे ही कुछ भी इनकम कमाया इन पैसों से, आपके ऊपर जो ये इंटरेस्ट पे हुआ या रॉयल्टी पे हुआ वो आपका इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। सी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंटरेस्ट और रॉयल्टी का पॉइंट कनेक्टेड है, सेम ही लग रहा होगा, सेम है भी, बस एक सी पॉइंट हल्का सा डिफरेंट है। अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट, अब देखते हैं हम एनआर टू एनआर का केस। ये एनआर है और यहाँ पे भी एनआर है। द रॉयल्टी इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन यूज्ड और सर्विस यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाई सच पर्सन इन इंडिया और फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ट्रेडमार्क लिया और ये ट्रेडमार्क लेके मैंने क्या किया, इनको रॉयल्टी पे कर दी, ये एनआर ने रॉयल्टी पे कर दी, ये एनआर ने ट्रेडमार्क लिया था। अब ये क्या किया, अपने इंडिया में जो पीजीबीपी है उसमें लगाया या इंडिया में किसी अदर इनकम को अर्न करने में लगाया। मैं बोलती हूँ जब इंटरेस्ट की बात हो रही थी, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे फोकस करूँगी ताकि आपको याद हो जाए। क्लास में पढ़ने के बाद से ना आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद रहे, मेरा बस यही मोटो रहता है। जब इंटरेस्ट की बात हुई थी, फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट और रॉयल्टी का सेम था, सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट और रॉयल्टी का सेम था, थर्ड पॉइंट हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब एनआर टू एनआर का केस था तो हमने कहा था कि जो भी आप इंटरेस्ट की बात है तो जो आपने पैसे बोरो किए हैं ना, उसको अगर आप पीजीबीपी में लगाओगे तो ही हम मानेंगे कि एनआर को जो है इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया हो। बट जैसे रॉयल्टी की बात आई, हमने ऐसा माना कि चाहे आप
उस ट्रेडमार्क को पीजीबीपी इनकम अर्न करने में लगा रहे हो या किसी अदर सोर्स से इनकम अर्न करने में लगा रहे हो। हम हर एक केस में ऐसा मानेंगे कि आप जो एनआर है, इनके केस में इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है और अब आपका इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में। आपका 2 पॉइंट कवर हो गया। यू शुड रिमेंबर दिस कि आपका इंटरेस्ट और आपका रॉयल्टी ये खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में। जैसे जैसे हमने अभी तक जो हम बेस लेके पढ़ रहे हैं उसी तरीके से एफटीएस भी खत्म होगा। मैंने कहा पहला पॉइंट वही आपका गवर्नमेंट का है, इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल बाय द गवर्नमेंट। मैंने कहा यहाँ पे एक एनआर है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने कुछ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, मान लो कि कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कुछ वो सर्विस ली, सॉरी एक एग्जांपल दे देती हूँ। गवर्नमेंट को जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना था, तो आपको पता होगा कि जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में आया था। अब फ्रांस के कुछ एक्सपर्ट को बुला के गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना था, तो उससे ये समझा कि चैलेंजेस शुरू में ये जो ट्रांजिशन फेज़ होता है 1-2 साल तक तो बहुत प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो अभी भी है, बट स्टिल जो शुरू के 1-2 साल में प्रॉब्लम आती है उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने फ्रांस के कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट को बुलाया था, जीएसटी एक्सपर्ट को बुलाया था और उनसे सर्विस लिया था। ये समझा था कि हमें शुरू में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं और हमें उन चैलेंजेस को कैसे दूर करना चाहिए। उनसे ट्रेनिंग भी ली थी कि जो भी एसएससी को या फिर डिपार्टमेंट को भी समझाना पड़ता है, तो डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के लिए भी कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर किए गए थे। डू नॉट गो ऑन वर्ड, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ जीएसटी के कंसल्टेंट फ्रांस से आए थे जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस देके गए कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करिए ताकि आपको प्रॉब्लम कम आए। अब जब इसके लिए गवर्नमेंट जो है इस नॉन रेसिडेंट को पे कर रही होगी तो ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में कवर हो जाएगा। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इसके लिए पे किया एनआर को, तो ये ऐसा माना जाएगा कि दिस इनकम, दिस एफटीएस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हैज़ बीन अक्रू और अराइज इन इंडिया टू दिस एनआर, और अब आपका ये इनकम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, a person who is resident where the fees is payable in respect of service utilized in a business or profession carried on by such person in India or for the purpose of making or earning any income from any source in India। मैंने कहा आप एनआर है, मैं रेसिडेंट हूँ। मैंने क्या किया, मैं कंपनी हूँ, कोई सी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, मैं इन्फोसिस हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने मैं एक कंपनी हूँ मारुति, और मैं जो है एक नया मॉडल बना रहा था। मैं थोड़ा सा ना क्लीन कर देती हूँ सो दैट यू कुड सी दिस। आपको समझ में आए इसके लिए मैंने ये क्लीन कर दिया। यस, आई होप कि अब आपको समझ में आएगा। ये हो गया एनआर और ये हो गया रेसिडेंट। ये रेसिडेंट जो है ये मारुति है। अब मारुति ने क्या किया, उनको कुछ एक नया मॉडल वो बना रहे थे। इस नए मॉडल के लिए कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, अपने एम्प्लॉय को उन्हें ट्रेनिंग कराना था। तो वो क्या किए, फॉरेन से कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं मारुति वाले। तो उसके लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आउटसाइड इंडिया ओवरसीज़ में तो काफ़ी कुछ हद तक एप्लीकेबल हो गया है, प्रैक्टिकल यूज़ में आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बट अभी हमारे इंडिया में उतना यूज़ नहीं आया है। तो जब ये अपनी गाड़ी बना रहे थे तो इन्हें बाहर से कुछ कंसल्टेंट बुलाने पड़े। इन कंसल्टेंट को बुलाया उन्होंने ताकि वो ट्रेनिंग दे सके कि किस तरीके से हम जो है इस मॉडल को डेवलप कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बदले मारुति सुजुकी ने इस एनआर को पे किया, क्या, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे किया। अब इस एनआर के हैंड में मारुति सुजुकी ने अपने पीजीबीपी के लिए जो कंसल्टेंट जो ये सर्विसेज ली थी एनआर से, ये अपने पीजीबीपी में लगाया। बट अगर पीजीबीपी में न लगा के अगर वो किसी अदर इनकम के लिए भी लगाते ना, इस जो भी सर्विसेज है, कुछ भी सर्विसेज, सपोज करो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये जो कंसल्टेंसी की सर्विसेज तो पीजीबीपी के लिए लगाई, बट पीजीबीपी के लिए ना लगा के अगर किसी अदर इनकम के लिए भी लगाते, स्टिल इस एनआर को जो भी मारुति सुजुकी ये जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करती ना, ये माना जाता कि दिस इज अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, और अब आपका ये इंडियन इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा।
बी पॉइंट आपका कवर हो गया। सी पॉइंट जो कि आपका डील करता है एनआर टू एनआर का केस। ये एनआर टू एनआर के केस में बोलता है सर्विस यूटिलाइज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। मैंने इस एनआर ने कुछ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दूसरे एनआर को पे किया और ये जो है जो सर्विस है उसको चाहे पीजीबीपी के लिए लगाया हो या किसी अदर इनकम को अर्न करने के लिए लगाया हो, दोनों ही केस में ये माना जाएगा कि जो अमाउंट पे हुआ इस वाले नॉन रेसिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो पे हुआ, दिस इज अक्रू और अराइज इन इंडिया और अब आपका ये इंडियन इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सॉरी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड दिस योर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक ही बेस लाइन पे चल रहे थे, बस एक ही डिफरेंस था जब हम एनआर टू एनआर का केस पढ़ रहे थे। डिफरेंस क्या था कि एनआर टू एनआर के केस में एफटीएस और रॉयल्टी तो सेम था, बट सिर्फ इंटरेस्ट में ये बोला गया है कि जब आप पैसे पे करेंगे ना, जब यहाँ का जो एनआर जो है वो पैसे यहाँ पे देगा तो हम देखेंगे कि ये लगा कहाँ रहा है। ये सिर्फ अगर पीजीबीपी में लगाए तभी मानेंगे कि इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है, अगर किसी अदर सोर्स में लगाता है तो इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ओनली दिस डिफरेंस। मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये तीनों पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। द अबव इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एनआर वेदर और नॉट द एनआर हैज़ रेसिडेंट और प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और एनआर हैज़ रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये एनआर के इनकम में इंक्लूड होगा और वो इनकम जो है इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा, इवन दो एनआर का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है। मान लो मैंने कुछ सर्विसेज पे की या मैंने जब ट्रेडमार्क की बात की तब एनआर तो अपना वहीं पे था, यूएसए में ही था एनआर, और उसने सिर्फ जो है राइट हमें जो भी कन्वर्सेशन हुआ या फिर जो भी राइट हुआ वो राइट ट्रांसफ़र हो गया, उसको उसके लिए इंडिया आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चाहे उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बनाया हो या फिर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बनाया हो या नहीं बनाया हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि ऑन द फ़ोन ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं या ऑन द ओवर द फ़ोन ही काम हो जाता है, ओवर द ईमेल या ओवर द सिस्टम ही काम हो जाता है। तो इंडिया में आने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं होगा, ना कोई बिजनेस कनेक्शन होगा। तो चाहे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करेगा कि जो हम रॉयल्टी या फिर जो हम एफटीएस आपको दे रहे हैं और जो हमने सर्विसेज ली हैं, क्या हमने उनको अपने बिजनेस कनेक्शन या किसी अदर इनकम को अर्न करने में लगाई हैं, तो फिर वो इनकम आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और चाहे एनआर हैज़ रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया, मतलब एनआर ने खुद आके सर्विस रेंडर नहीं किया हो। सपोज करो मैंने कहा कि मुझे ट्रेडमार्क चाहिए, उसके लिए एनआर को आने की ज़रूरत नहीं है ना, एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिससे मुझे ट्रेडमार्क जो भी एग्रीमेंट होगा कि 5 साल के लिए 7 साल के लिए, वो डॉक्यूमेंट पे मैं साइन करूँगी। आजकल डीएससी है, एनआर साइन करेगा, बन गया मेरा डॉक्यूमेंट। एनआर को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एनआर यहाँ पे आकर के तो कोई सर्विस रेंडर नहीं किया है ना इंडिया में आकर के। तो चाहे एनआर का यहाँ पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, चाहे एनआर खुद यहाँ पे आया हो या नहीं आया हो, दैट डजेंट मैटर। अगर जो मैंने ऊपर वाले केस बताए वो फुलफिल हो रहे हैं तो फिर वो इनकम एनआर का जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। Royalty and FTS paid to NRA foreign company for acquiring know-how shall be taxable in India in hand of NRA foreign company if the know-how is utilized in India, whether or not know-how is delivered outside India or FTS are rendered outside India. Payment is made to NR या foreign company outside India. NR या foreign company has a place of business in India, resident in India, business connection in India or not. Know-how or technical services are made available in India or outside India. सुनो, होता क्या था, जब ये कंसेप्ट, जब ये लॉ आया इनकम टैक्स एक्ट में, तो काफ़ी सारे लिटिगेशन आए। लिटिगेशन क्या आया, उन सबको दूर करने के लिए ही जो है एक एक लाइन ऐड होता गया। ऐसे ही होता है जब कोई नया लॉ बनता है फिर उस पर लिटिगेशन शुरू होता है तो गवर्नमेंट को लगता है नहीं, हमारा मतलब हमारा जो मोटो था वो ये तो नहीं था, ये हमें चेंज कर देना चाहिए, तो उसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो हुआ क्या, जब ये लॉ आया उसके बाद से काफ़ी सारे लोग ये क्लेम करने आए कि इन द हैंड ऑफ एनआर इफ द नो हाउ इज वेदर नॉट। मान लो कि मैंने कहा मैं एनआर हूँ और मिस्टर एल्बर्ट है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एल्बर्ट है, वो यूएसए में है। अब मुझे कोई नो हाउ चाहिए या फिर जो भी जिसके लिए भी मैं रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रही हूँ, मुझे कोई नो हाउ चाहिए या ट्रेडमार्क चाहिए या कोई मॉडल चाहिए या फिर कुछ भी कोई सीक्रेट फार्मूला चाहिए। अब मुझे लगा
कि ओवर द फ़ोन तो ये नहीं हो सकता, हमें बात करना पड़ेगा। और एनआर को लग रहा है कि अगर मैं इंडिया में आ जाऊँगा तो आपका एक्ट जो है ये मान लेगा कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो गया, तो वो मैं इंडिया में आ जाऊँगा, फिर मेरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं एक काम करते हैं, आइए हम दोनों सिंगापुर में मिलते हैं। अब जो नो हाउ, सीक्रेट फार्मूला, मॉडल, ये सब जो है, जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सब जो है ये ट्रांसफ़र हुआ आउटसाइड इंडिया में। तो लॉ यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी आपको नो हाउ या फिर सीक्रेट फार्मूला या फिर जो भी है, वो अगर आपको डिलीवर हुआ है आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई अगर टेक्निकल सर्विसेज है जो कि आपको रेंडर्ड हो गया है आउटसाइड इंडिया में ही, दैट डजेंट मैटर। मैटर क्या करेगा? मैटर ये करेगा कि क्या आपने उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में किया है। अगर आपने यूटिलाइजेशन इंडिया में किया है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा वो इनकम एनआर के हैंड में। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट है पेमेंट इज मेड टू एनआर या एफसी आउटसाइड इंडिया। मान लो कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए हम दो लोग का मिलना तो ज़रूरी नहीं था, बट पेमेंट मिलने का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा मिलना जरूरी नहीं था, बट पेमेंट के लिए हमने ये डिसाइड किया कि अब जो ये पेमेंट करना है वो अगर आप इंडिया में आएंगे तो आपका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, या फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको पेमेंट जो है अपने दूसरे किसी बैंक से, अपने सिंगापुर वाले बैंक से आपको बोल देती हूँ कि वो आपके जो एलए वाला बैंक है उसमें ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, आउटसाइड इंडिया ये पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ। तो अगर पेमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है पेमेंट इज मेड टू एनआर या फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अगर एनआर या फॉरेन कंपनी को पेमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। अगर आपका नो हाउ जो भी आपने सर्विसेज ली है वो यूटिलाइज हो रहा है इंडिया में, देन दैट इनकम टू एनआर इज टैक्सेबल इन इंडिया एंड इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट है एनआर एफसी हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इंडिया। जो आपको मैं यहाँ पे पॉइंट बता रही थी कि चाहे एनआर या फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन या रेसिडेंट इंडिया में हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर। सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है, बार बार लॉ एक ही चीज़ पे एम्फेसिस करता है, क्या कि जो सर्विस ले रहे हैं हम, जिसके अगेंस्ट हमने इंटरेस्ट पे किया हो, या फिर इंटरेस्ट सर्विस के अगेंस्ट नहीं, मतलब लोन के अगेंस्ट पे करते हैं, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि जिसके अगेंस्ट जो भी सर्विस हमने लिया हो, जिसके अगेंस्ट हमने रॉयल्टी पे किया हो या एफटीएस पे किया हो, उस सर्विस का सिर्फ यूटिलाइजेशन देखा जाएगा कि क्या उस सर्विस को किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में यूटिलाइज किया गया है। अगर हाँ, तो वो इनकम जो एनआर को अक्रू हुआ वो माना जाएगा कि अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अब वो इंडियन इनकम टैक्स में लायबल हो जाएगा टैक्स होने के लिए। What is relevant is that know-how और टेक्निकल सर्विसेज शुड बी यूटिलाइज इन इंडिया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 9 हैज़ इंट्रोड्यूस सोर्स रूल। एक्चुअली जो मैंने आपको अभी बताया ना, आगे फर्दर उसी पॉइंट को इलेबोरेट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं सोर्स रूल। कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो भी सर्विसेज हमने रिसीव की हैं उनका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, वेयर द लोकेशन ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कि आपने सर्विसेज रेंडर्ड बाहर कर दिया हो उससे मतलब नहीं पड़ता है, इज़ नॉट रेलिवेंट। सिर्फ हमें मतलब ये है कि क्या उस सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है। अगर यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है देन सच इनकम टू एनआर शैल बी डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। Now next point we have is okay. Yes, section 1158 टैक्स ऑन रॉयल्टी एफटीएस इन केस ऑफ एनआर या फॉरेन कंपनी। अब जो है अभी तक हमने रॉयल्टी या एफटीएस की इतनी सारी बात की कि कब वो अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब इसके सेक्शन 115A में जो है टैक्सेशन की बात करते हैं। Tax on royalty or fees for technical services in case of non-resident, where the total income of a foreign company, non-corporate, non-resident include any income by way of royalty or fees for technical services other than income referred to in section 44DA received from the government in pursuance of agreement made by the non-resident foreign company with the government, received from Indian concern in pursuance of an agreement made by the non-resident foreign company with the Indian concern, and the agreement is approved by central government or where it relates to industrial policy of government of India, the agreement is in accordance with that policy। देखो, अच्छा ओके, इतने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इस पार्ट को जो है अदर देन पार्ट को अभी हम छोड़ के पढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड। 44DA ये जब इतना पार्ट हम समझ लेंगे, ये पार्ट एंड ये पार्ट, तब मैं आपको अदर देन इनकम रेफर्ड 44DA ये समझा दूंगी। बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई एनआर है जिसका इनकम जो है जिसके टोटल इनकम में
या तो रॉयल्टी हो या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो उसके टैक्सेशन की बात की जा रही है। मान लो ये रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, अगर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है, तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि 10% ऑफ सच रॉयल्टी और एफटीएस जो टैक्सेशन होगा, हम टैक्सेशन का ही पढ़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने पे किया है रॉयल्टी या एफटीएस तो जितना भी पे किया है उसका 10% जो है हमारा टैक्स रेट हो जाएगा। बट अगर DTAA में भी है, DTAA भी है, उस रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज को डील करता है, तो हम देखेंगे कि विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू द एसएससी। मान लो कि इनकम टैक्स एक्ट में 10% लिखा हुआ है, अब DTAA हम चेक करेंगे, अगर उसमें 5% लिखा हुआ है तो हम 5% टैक्स लगा देंगे। अंडरस्टूड माई पॉइंट। अगर उसमें भी 10% लिखा हुआ है, यहाँ भी 10% लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम DTAA वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज और सेस की बात नहीं उठती है, इसलिए हम DTAA वाला लगाएंगे। तो सिंपल सा आपको ये फर्स्ट पॉइंट मैंने समझा दिया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किसी एनआर का कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी टाइप की कोई इनकम है तो जो उस पर टैक्स होगा वो 10% टैक्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका बोलते हैं कि आप एनआर हैं, एनआर मतलब कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल या फिर एक फॉरेन कंपनी, आप एनआर हैं और इधर है आपका रेसिडेंट, और इन दोनों के बीच अगर एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के थ्रू एनआर को कोई एफटीएस या कोई रॉयल्टी अगर इनकम मिल रही है, तो इसके लिए हम एक चीज़ देखेंगे, पूछो क्या, हम ये देखेंगे कि क्या ये जो एग्रीमेंट है वो अप्रूव हुआ है। पहला तो हम ये देखते हैं कि क्या इस एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर और हम ये देखेंगे कि क्या ये जो एग्रीमेंट है दिस इज एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंप्लाई करता है तो फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको कंप्लाई करता है तो भी हम इसको मानेंगे कि अप्रूव हो गया है गवर्नमेंट से। और इन दोनों केस में जहाँ पे अप्रूवल मिल गया हो, मान लो कि अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है अगर आपका एग्रीमेंट, तो फिर ठीक है, तो फिर रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा 10%, या फिर अगर आपका DTAA भी हम चेक करेंगे, अगर उसमें लोअर है तो विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू द एसएससी। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल गया है तो फिर वही टैक्स रेट लग जाएगा 10% और DTAA विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। बट अगर अप्रूवल नहीं मिलता है ना, और अगर एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं है, तो फिर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स होने लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ दिस पॉइंट। अब मैंने आपको कहा था कि ये दोनों पॉइंट बताने के बाद से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अदर देन इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 44DA। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कोई एनआर है, उसके टोटल इनकम में अगर कोई रॉयल्टी आ रही है या फिर कोई एफटीएस आ रहा है, तो ये और रॉयल्टी और एफटीएस को डिलीवर करने के लिए पता है क्या होता है, उस एनआर को कोई ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे ये कंपल्सन हो जाता होगा कि आप अपना एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, बट आपको एक ऑफिस अपना इंडिया में खोलना ही पड़ेगा, 4 लोगों को आपको इस ऑफिस में बैठाना ही पड़ेगा। तो इस केस में एक कंसेप्ट होता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का, कि आप एक पी बनाते हैं इंडिया में और यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस खोलते हैं, यहाँ पे 4 लोग आपके बैठते हैं, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में तो फिर ये टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो फिर ये जो रॉयल्टी है या जो एफटीएस है, ये जो टैक्सेबल होगा ना, ये एज पर सेक्शन 44DA हो जाएगा। और 44DA में कैसे टैक्स होगा ये हम आज ही पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब देखो, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल टू द अबव मेंशन इनकम, द रिमेनिंग इनकम ऑफ द एसएससी विल बी चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल टू द एसएससी। मैंने कहा कि अगर एक एनआर है जिसके इनकम में, टोटल इनकम में रॉयल्टी भी है और एफटीएस भी है, तो वो तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स हो जाएगा 10% और DTAA विच एवर इज़ बेनिफिशियल। मैंने कहा कैपिटल गेन भी है, मैंने कहा कि रेंटल इनकम भी है। तो ये जो है अगर मान लो इंडिविजुअल है तो ये कैसे टैक्स होगा, ये टैक्स होगा जैसे एक नॉर्मल इनकम टैक्स होता है ना, उसी तरीके से टैक्स हो जाएगा। ये जो स्पेशल रेट है 10% का, ये DTAA का एप्लीकेबिलिटी, ये सिर्फ इन्हीं इनकम के लिए, इसी 2 इनकम के लिए एप्लीकेबल होगा। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउंस शैल बी अलाउड टू 28 to 44C एंड सेक्शन 57 इन कंप्यूटिंग द अबव इनकम। सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जब ये वाले इनकम हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, रॉयल्टी एंड एफटीएस,
तो इस इनकम में जब हम टैक्स निकालेंगे तो किसी भी एक्सपेंस का, जब भी आप पीजीबीपी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका यहाँ पे रेवेन्यू होता है, आपका यहाँ पे एक्सपेंस होता है, आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है और ये नेट प्रॉफिट पे आप टैक्स पे करते हैं। बट जब ये रॉयल्टी या एफटीएस की बात हो रही होगी ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, पूछिए क्या, कि आपको कोई भी 28 to 44C पीजीबीपी का डिडक्शन, या फिर अगर आपने कोई अदर इनकम के लिए अदर इनकम के जरिए अगर कुछ मतलब अगर आपने रॉयल्टी या एफटीएस को पीजीबीपी में यूटिलाइज़ नहीं किया है, किसी अदर इनकम को यूटिलाइज़ करने में लगाया है, अर्न करने में लगाया है, तो जो 57 में अदर इनकम के लिए जो डिडक्शन मिलता है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। आपको प्लेन आपने जितना पैसा कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, तो उस पर 10% का टैक्स रेट लग जाएगा, कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। It shall not be necessary for the SSC to furnish a return of income if the following conditions are satisfied. The total income consists of only the interest or dividend income referred to in one above, or royalty or fees for technical services referred in 2 above, and the tax deductible at source has been deducted. मान लो मैं एक NR है, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने मिस्टर अल्बर्ट का नाम लिया था, मिस्टर एल्बर्ट है। अब इनके पास सिर्फ 2 ही इनकम है, क्या है, एफटीएस है और रॉयल्टी है। तो अगर इनके पास 2 ही इनकम है, एफटीएस और रॉयल्टी, तो इन पे जो है टीडीएस डिडक्ट हो गया होगा 10%। तो एनआर को परेशानी ना हो, हम अपना थोड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया को बनाना चाहते हैं, तो मान लो इस पर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो गया होगा। अब जब टीडीएस इनके लिए डिडक्ट हो गया होगा सॉरी, तो ये रिटर्न भी फाइल करें तो अल्टीमेटली वही 10% निकल के आएगा, कोई टैक्स तो पे करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही 10% है, इनका टैक्स रेट भी 10% है और टीडीएस भी उतना डिडक्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको एक राहत दे दिया कि आप उतने झमेले में कि कौन सा फॉर्म फाइल होगा, आप किसी सीए को सर्च करो, फिर उससे बात करके अपना रिटर्न फाइल करवाओ, आपको नहीं पढ़ना है। जिसने आपको ये इनकम पे किया होगा उसने टीडीएस अगर डिडक्ट कर लिया और आपके पास सिर्फ यही 2 इनकम है, अगर कोई और इनकम हुआ तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा, बट अगर आपके पास सिर्फ यही 2 इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। No approval of central government is required in case of an agreement B above if the agreement relates to matter included in the industrial policy। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें हो सकती हैं जब रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक एनआर एंटर करता है, किसके साथ, रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है ये हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया है या नहीं लिया है, बट अगर नहीं लिया है तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके इन अकॉर्डेंस है। अगर इन अकॉर्डेंस है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। 6 पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आर एप्लीकेबल, देयरफॉर लॉसेस ऑफ द करेंट ईयर एज वेल एज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। ये सारे जो आपको पॉइंट है ना वो आपको ये डिस्कस करेंगे कि आप चैप्टर 6 कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कर सकते हैं या नहीं, इनकम आपका जो एक्सपेंस है उसका डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं। आपको एक्सपेंस के बारे में मैंने बता दिया, आपको एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, पीजीबीपी और अदर सोर्स के एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ये आपको बोल रहे हैं यहाँ पे 6 पॉइंट में कि जो लॉसेस हैं आपके उनका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, करेंट ईयर के लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉसेस है तो उनको आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं, ये अलाउ है। 7 पॉइंट, द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ सिंस डेप्रिसिएशन इज गवर्न बाई सेक्शन 32। देखो चैप्टर 6 के लिए ही सिर्फ बेनिफिट मिला है। मैंने गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या लॉ यहाँ पे क्या बना, लॉ यहाँ पे ये बना कि जो टैक्स रेट है वो स्पेशल टैक्स रेट हो जाएगा, पहला आपको ये बताया। फिर बोला कि आपको कोई एक्सपेंस वगैरह हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर आपको बोल रहे हैं कि चैप्टर 6A का डिडक्शन भी नहीं मिलता। वैसे मैं आपको बता दूं चैप्टर 6A का जो भी आपको ATC ATD वगैरह जो भी है वो चैप्टर 6A का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलता। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम आपको चैप्टर 6 में जो भी कैरी फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करने की का जो रूल है उसके लिए तो हम आपको अलाउ करेंगे, बट जो डेप्रिसिएशन का है ये अलाउ हो जाएगा। बट जो डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को अगर आप सेट ऑफ करना चाहें तो हम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ चैप्टर 6 अलाउ किया है हम, और जो आपका डेप्रिसिएशन है वो रूल किससे करता है, वो गवर्न होता है सेक्शन 32 से। सेक्शन 32 की अलाउबिलिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी का बहुत बड़ा डिफिनेशन है कि क्या चीज़ें जो हैं आपके रॉयल्टी में कंसिडर होंगी, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान लगा के समझ लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना
और एक चैप्टर जो है ना फॉरेन टैक्सेशन में, एक चीज़ ये भी है कि चैप्टर जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड है। कहीं ना कहीं पे आपको जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स, आपको एक चैप्टर का रेफरेंस देखने को आएगा दूसरे चैप्टर में। तो जब भी आप फॉरेन टैक्सेशन पढ़िए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंटिव रहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? मैंने इसमें एफटीएस का डेफिनेशन कवर नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, मैं एफटीएस का डेफिनेशन भी कवर कर दूँगी अगली क्लास में, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नो प्रॉब्लम। ओके, मीनिंग ऑफ रॉयल्टी देखते हैं। रॉयल्टी का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि रॉयल्टी में क्या क्या कंसिडर होगा, क्या नहीं। पहला पार्ट जो है वो आपका बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। सुनो, यहाँ पे एक एनआर है और यहाँ पे रेसिडेंट है। इस एनआर ने अगर इस रेसिडेंट को कुछ भी ट्रांसफ़र किया, अभी ब्रैकेट को मत जाना, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, कोई पेटेंट है, इसके नाम पे कोई पेटेंट है, सपोज करो ओके, अभी हम मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले रहे थे, आई थिंक दैट इज़ अ जापानीज़ कंपनी। इन्होंने अपने इंडियन कंसर्न को क्या किया, वो पेटेंट जो है ट्रांसफ़र किया कि अब आप मेरे नाम पे गाड़ी बनाइए और बेचिए। तो कोई पेटेंट ट्रांसफ़र किया, या फिर कोई इन्वेंशन ट्रांसफ़र किया, या फिर कोई मॉडल ट्रांसफ़र कर दिया हो, या कोई नया डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये, या अगर कोई सीक्रेट फार्मूला, दवाई बनाने का कोई फार्मूला है जो कि वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोसेस या ट्रेडमार्क अगर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जब रेसिडेंट को ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी तो इसके बदले में ये कुछ पेमेंट करेगा, कुछ पैसे देगा। अब ये जो पेमेंट करेगा और इसको कुछ इनकम अक्रू हो गया, तो इस इनकम को क्या नाम देंगे? इस इनकम को, इसको नाम देंगे रॉयल्टी। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ और द यूज़ ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में वो आपको बोल रहे थे कि आपने पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन या सीक्रेट फार्मूला ट्रांसफ़र किया है। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि मैंने ये जो मॉडल ट्रांसफ़र किया ना, अब ये मॉडल मैंने आपको दे तो दिया, बट आपको कैसे पता चलेगा, या फिर ये डिज़ाइन जो है मैंने आपको दे तो दिया, बट आपको मुझे ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा कि ये डिज़ाइन बनी कैसे थी। मैंने ये आपके डिज़ाइन का जो मैंने पेटेंट कराया था वो मैंने आपको अलाउ कर दिया, ये पेटेंट जो है 5 साल तक, कि आप इस डिज़ाइन को यूज़ करके मैं जो कपड़े बना रहा था उस टाइप के कपड़े आप भी बना करके बेच सकते हैं। बट ये डिज़ाइन बनाने का एक तरीका होता होगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो अलग दिखने लगेगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अगर मैं इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, मान लो कि मैंने कोई डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया है और उस डिज़ाइन को कैसे बनेगा ये सिखाने के लिए मैंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भेजे हैं, कुछ लोगों को भेजा है, ताकि वो जाके आपके इस रेसिडेंट को क्या कर पाए, ट्रेनिंग दे पाए, इनके लोगों को ट्रेनिंग दे पाए कि ये डिज़ाइन बनेगा कैसे। आप 5 साल तक इस डिज़ाइन को यूज़ करने वाले हो, तो ये डिज़ाइन हमने बनाया कैसे था, आप 5 साल तक इसको कैसे बनाओगे ताकि आप इस डिज़ाइन को यूज़ करोगे। तो उसके लिए जब मैं 5 लोगों को भेजूंगा इस रेसिडेंट के पास, तो उसके बदले भी मैं उन लोगों को जो भेज रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, उसके बदले भी मैं कुछ फ़ीस चार्ज करूँगा ना। तो जो मैं फ़ीस ये चार्ज करूँगा वो भी मेरा रॉयल्टी में कवर होगा। थर्ड पॉइंट, द यूज़ ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट आपका बोलता है कि ना तो मैंने आपको पूरा का पूरा पेटेंट ट्रांसफ़र किया, ना ही मैंने आपको कुछ इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन या इम्पार्टिंग एनी नॉलेज, कुछ ऐसा नहीं ट्रांसफ़र किया। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है कि जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के ना यहाँ पे जीन्स, लिवाइस की जीन्स बनती है, जो कि आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कि कहीं तो किसी फैक्ट्री में हरियाणा आसपास में बनती है जहाँ पे सिर्फ लोगो लगाए जाते हैं लिवाइस के, और कुछ नहीं होता। लिवाइस कंपनी खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती है, ये इंडिया में कहीं पर बनता है और सिर्फ लोगो लगा दिए जाते हैं लिवाइस को। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने आपको क्या किया, यूज़ करने के लिए दे दिया, मैंने आपको लिवाइस का लोगो यूज़ करने के लिए दे दिया। एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस, मैंने आपको उस चीज़ को यूज़ करने की आज़ादी दे दी कि ले जाइए, अगर आप इसे यूज़ करिए, तो उसके बदले जो एनआर को पेमेंट मिलेगा दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर रॉयल्टी। फोर्थ पॉइंट है आपका इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल
कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। इम्पार्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन 2 जगह आपका आया था, 1.2 में आया था और 1.4 में आया है। 0.2 में जो आपका आया था वो मैंने आपको बताया कि 0.1 में जो आप ट्रेडमार्क या मॉडल या डिज़ाइन या सीक्रेट फार्मूला ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं तो वो रॉयल्टी में यहाँ पे कवर होगा। बट ये जो इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन है ना, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये है कि अदरवाइज आप कुछ टेक्निकल नॉलेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड या कमर्शियली, या कोई साइंटिफिक नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई अपना स्किल बेस्ड कोई भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एनआर को पेमेंट होगी दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। Fifth point, the use of right to use any industrial, commercial or scientific equipment but not including the amounts referred to in section 44BB. The fifth point you have is the use or right to use any industrial, commercial or scientific equipment but not including the amount referred in section 44BB. 44BB में ना, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, हम PGBP में जो एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल वगैरह का जो PGBP जो बिजनेस प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है ना, वो जो कंपनी जो एक्सप्लोर करती है मिनरल ऑयल एक्सेट्रा को, उनका जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैलकुलेट होता है वो इस सेक्शन के अंदर होता है। अब हुआ क्या था, कुछ ऐसी मशीन्स थी जिन मशीन को इंडिया में यूज़ करना था, और कंपनी की स्पेशल ये रिक्वेस्ट थी कि अगर हम आपके पास आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो आप जो है 40% हमारा टैक्स लेकर के चले जाओगे। तो हम वो अपना 40% टैक्स देना नहीं चाहते हैं, आपको हमसे सर्विसेज लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो। और सिंस मशीन जो है वो लिमिटेड है, उसके लिए उन कंपनीज़ को, उन मशीन को कवर करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया, जहाँ पे ये बोला गया, द यूज़ और राइट टू यूज़ एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट बट नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट रेफर्ड इन सेक्शन 44BB। एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए मशीन भी यूज होती है, बट मान लो कि कोई ऑयल रिलेटेड, कोई रिलायंस पेट्रोलियम है, उसने भी कोई मशीन यूज़ करी। अब जब वो फॉरेन एनआर को जब पैसे दे रही होगी तो एनआर के हैंड में वो 44BB में टैक्सेबल होगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अदर देन 44BB अगर मैं कोई मशीन लेकर के आती हूँ, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कंपनीज़ को कवर करने के लिए किया गया जिनकी बहुत लिमिटेड मशीन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ताकि वो इंडिया में आके अपनी सर्विसेज दे सके। वो रेडी नहीं थी कि मैं 40% टैक्स गवर्नमेंट को दूंगी, तो इसलिए कहा गया कि चलो हम आपको यहाँ पे जो है रॉयल्टी के डेफिनेशन में कवर कर लेंगे, तो आप रॉयल्टी बन जाएंगे और फिर आपके ऊपर जो है 10% का टैक्स लग जाएगा। तो लोअर टैक्स रेट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये बोला गया कि अपार्ट फ्रॉम 44BB अगर कोई मशीन आती है जिससे कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट है और उसको इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती है, तो फिर उस मशीन के लिए जो रेंट जा रहा है एनआर को, वो रेंट अंडर सेक्शन विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी, और फिर वो 10% पे टैक्सेबल हो जाएगी। 6 पॉइंट है, द ट्रांसफ़र ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टेप्स फॉर यूज़ इन कनेक्शन विद टेलीविज़न और टेप्स फॉर यूज़ इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। कई सारे इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल आप यहाँ पे भी सुनते होंगे। तो यहाँ पे जो भी राइट ट्रांसफ़र हुए हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जो भी राइट ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके लिए जो एनआर को पेमेंट जाएगी दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ रॉयल्टी, ये भी आपके रॉयल्टी के डेफिनेशन में कवर्ड है। 7 पॉइंट जो है वो बोलता है, रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज़ लिस्टेड अबव। अगर इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई और सर्विस अगर हम रेंडर कर रहे हैं, कोई रिसीव हो रही है एनआर को, तो वो सब भी डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी में कवर हो जाएंगे और उस पर जो टैक्सेशन होगा वो 10% हो जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी फॉर दिस पर्पस इज वाइड इनफ टू कवर बोथ इंडस्ट्रियल रॉयल्टी एज वेल एज कॉपीराइट रॉयल्टी। द डेफिनेशन स्पेशली एक्सक्लूड इनकम विच शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। कहना क्या चाहते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल रॉयल्टी है या फिर कॉपीराइट रॉयल्टी है वो तो कॉपीराइट रॉयल्टी के डेफिनेशन में कवर हो रही है। बट मान लो मैंने आपको पेटेंट कॉपीराइट का डेफिनेशन बताया कि वो ट्रांसफ़र हो रही है, बट मान लो कोई पेटेंट है, ठीक है। अब जैसे हम लिवाइस का एग्जांपल ले रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अलाउ कर दिया है कि जीन्स बनाइए, इधर कहीं हरियाणा में के किसी फैक्ट्री में जीन्स बनती है और उन पर लोगो लग जाते हैं लिवाइस के। अब होता क्या है, लिवाइस ये जो
जो लोगो है लिवाइस की, इस कंपनी का जो भी ये पेटेंट जो भी ओन करता है, उसने अगर अपना ये पूरा पेटेंट ही बेच दिया इंडिया में बैठे किसी रेसिडेंट को, तो क्या ये भी रॉयल्टी में कवर हो जाएगा? नहीं। वो क्या होगा, जो आउटराइट सेल होता है ना, वो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल गेन माना जाएगा एनआर के लिए, वो आपका रॉयल्टी का डेफिनेशन में नहीं आएगा। यहाँ पे जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सीक्रेट फार्मूला को या फिर मॉडल को, इन्वेंशन को, डिज़ाइन को, वो हम कुछ पीरियड के लिए कर रहे हैं। अगर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो बाकी जगह तो आपको उस टाइप का कहीं पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं पे आपको ये राइट मिल रहा है कि आप मेरे इस लोगो को यूज़ कर लीजिए, बट सिर्फ आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि हम पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या ये सेल हो जाता है? नहीं। आउटराइट सेल को इस ट्रांसफ़र से कंफ्यूज मत करिए। जहाँ पे भी आपका, मैं अगर किसी पेटेंट की ओनर हूँ, मैं अगर किसी सीक्रेट फार्मूला की ओनर हूँ, एंड अगर मैंने पूरा का पूरा वो फार्मूला ही किसी को बेच दिया, तो वो मेरे हैंड में कैपिटल गेन होगा अगर मैं एनआर हूँ तो। बट मैंने वो सिर्फ ट्रांसफ़र किया किसी को फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, में उनको डिक्टेट कर रही हूँ कि आप इस फार्मूला को यूज़ करके कैसे मेडिसिन बनाओगे, तो वो मेरा रॉयल्टी के डिफिनेशन में कवर हो जाएगा और मैं एनआर हूँ तो मेरे ऊपर 10% का टैक्स रेट लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि ऐड किया है फाइनेंस एक्ट 2012 ने। एक्सप्लेनेशन पहला है जो आपका है 4, एक्सप्लेनेशन 4, पेमेंट रिसीव फॉर ट्रांसफर ऑफ all or any right to use computer software including granting of license for computer software is royalty। पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप परचेज़ करते हैं उसके लिए जो आप, कई बार आपको एडोब का भी सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है फॉर सिंपल, छोटी छोटी कंपनीज, सी फर्म्स भी जो है वो भी परचेज़ करती हैं एडोब का सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपको परचेज़ करना पड़ता है अपने डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी को करने के लिए। जो आप पेमेंट करते हैं ना, वो एक टाइप से क्या बन जाता है, अडॉब, इन द हैंड ऑफ अडॉब, दैट इज रॉयल्टी। देयरफॉर इफ अ रेसिडेंट इम्पोर्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम अब्रोड, देन पेमेंट रिसीव बाय फॉरेनर शैल बी रॉयल्टी एंड इंडियन मेकिंग पेमेंट शैल डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 195 एट द रेट 10%, बट इफ रेट इज लोअर इन DTAA देन TDS एज पर DTAA। सिंपल सी पहला आपको एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि सॉफ्टवेयर के लिए राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर मैं अगर अडॉब हूँ और मैंने, आप जो है परचेज़ कर रहे हैं मुझसे अडॉब को यूज़ करने के लिए फॉर 1 ईयर, जैसे प्रीमियम आता है कुछ 1000+ का अमाउंट होता है, तो वो 1200-1300 रुपये आपने मुझे दिए और मैंने आपको कहा कि ठीक है अब आप मेरा अडॉब सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। तो मेरे हैंड में, मैं एनआर हूँ, ध्यान रखना मैं एनआर हूँ, तो मेरे हैंड में वो क्या टैक्स होगा, एज रॉयल्टी टैक्स होगा। और जो अगर आप एनआर हैं तो आपको, जब आप मुझे पेमेंट करेंगे तो 195 में, सेक्शन 195 में 10% टैक्स रेट है, 10% से TDS मेरा डिडक्ट कर लेंगे। बट आप DTAA को भी ध्यान रखेंगे, और अगर DTAA में 5% बोल रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक कंसेप्ट होता है विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू द SSC, तो जो भी इन दोनों में से लोअर होगा तो हम 5% पे TDS डिडक्ट कर लेंगे। अगर आप रेसिडेंट है तो आप किस पे डिडक्ट करेंगे TDS, 5% पे। फिर बोलता है royalty include payment for computer software, therefore amount paid for purchase of computer software is royalty and shall be allowed deduction under section 37 subsection 1 in PGBP। आपने जैसे मान लो आपका बिजनेस था, मैं एनआर थी, आपने मुझसे अडॉब का सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, अब आप जो है ये आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। देखो होता क्या है, इनकम टैक्स रूल जो है वो बोलता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट पे ऐड होना चाहिए। बट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि रॉयल्टी जो है वो शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रूल तो आपके एक्ट को ओवरराइड कर नहीं सकता, इसलिए हम एक्ट को मान के चलेंगे। शैल बी यहाँ पे स्पेस है, तो रूल आपको एक्ट को ओवरराइड कर नहीं सकता, इसलिए हम एक्ट को मान के चलते हैं और जो भी मेरा रॉयल्टी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं और हमें उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में PGBP में मिल जाता है। आई होप अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बोलता है इंडियन बैंक मेक यूज ऑफ सर्वर ऑफ फॉरेन फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन वेयर एनी स्वाइप इज मेड, the swipe transaction is verified by server. Now foreigner argue that income received by him is not taxable in India as possession of server is not with Indian bank, server is not used directly by Indian bank, the location of server is outside India। मान लो एक इंडियन बैंक है, SBI है, तो आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है। अब जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि माइक्रो सेकेंड में ये डिडक्ट कर लेती हैं कि हाँ ये आपने जो पिन एंटर किया या फिर जो भी वो ऑथेंटिक है, और अब आप आपके ट्रांजैक्शन को वो प्रोसेस कर देती हैं।
आपको आई मीन आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर देती हैं विद इन माइक्रो सेकेंड। तो इसके लिए जो है ना काफ़ी फॉरेन में काफ़ी बड़ी बड़ी 2-4 ही कंपनीज है, बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, और इन कंपनीज़ का जो है एक तरीके से मोनोपोली है, और इंडियन बैंक्स जो है इन कंपनीज से सर्विसेज लेते हैं ताकि सिक्योर कर सके आपके पेमेंट को। तो इन कंपनीज़ ने आर्ग्यूमेंट किया गवर्नमेंट के साथ कि हमारा जो है नाउ फॉरेनर आर्ग्यू दैट इनकम रिसीव बाय हिम इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अब इन कंपनीज़ ने आर्ग्यूमेंट किया गवर्नमेंट से कि देखो हमारा तो सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं है, हम सर्वर इज़ नॉट यूज डायरेक्टली बाय इंडियन बैंक, वो डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है और हम सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं। द लोकेशन ऑफ सर्वर इज आउटसाइड इंडिया, ना ही तो सर्वर इंडिया में है, पोजीशन ऑफ सर्वर इज़ नॉट विथ इंडियन बैंक, सॉरी जो इंडियन बैंक है, जैसे मान लो मैंने कहा SBI, ये जो सर्वर है ये SBI का तो है नहीं, ना ही आपके इंडिया में लोकेटेड है, ना ही ये सर्वर जो है डायरेक्टली SBI यूज़ कर रही है। तो आप किस बात के हमें बोल रहे हो कि ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। बट फाइनेंस एक्ट 2012 ने ये क्लैरिफाई किया कि इवन इफ़ ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं हैं, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, और रॉयल्टी बन गया तो मतलब आप फिर इनकम टैक्स एक्ट में आपका जो है कवर हो जाए, टैक्स के लिए लायबिलिटी अराइज हो जाएगी 10% रेट पे। एक्सप्लेनेशन 6, इंडियन TV चैनल मेक यूज़ ऑफ सैटेलाइट ऑफ फॉरेनर टू ट्रांसमिट देयर प्रोग्राम, नाउ पेमेंट मेड फॉर दिस इज़ रॉयल्टी। वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा था बट मैंने इसको शॉर्टकट करके लिखा है कि जो इंडियन TV चैनल जो कि सैटेलाइट यूज़ करते हैं फॉरेनर्स की अपने प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए, उसके लिए जो पेमेंट जाती है दैट इज़ ऑल्सो रॉयल्टी। अब मैंने आपको यहाँ पे ऊपर में एक चीज़ बताया था जब मैंने आपको 44DA का थोड़ा सा जिक्र किया था। अब हमारे पास है सेक्शन 44DA, स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी एक्सेट्रा इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले देखो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉयल्टी जो है यहाँ पे आपको एक 44DA का जिक्र दिख रहा होगा, ये 44DA मैंने आपको बोला था उस टाइम पे, मैंने आपको समझाया भी था कि 44DA में एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो रॉयल्टी और FTS जो है वो आपका 10% या फिर DTAA विच एवर इज़ बेनिफिशियल पे टैक्स हो जाता है, बट जो 44DA की बात होती है तब वहाँ पे वो वैसे टैक्स नहीं होता। अब 44DA को हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबल SSC की। 44DA प्रोवाइड द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अराइजिंग फ्रॉम द एग्रीमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 31 मार्च 2003 वेयर सच नॉन रेसिडेंट कैरीज बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन, the right property or contract in respect of which the royalty or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed place of service। सी हुआ क्या, मान लो मैंने कहा कि अब आपको रॉयल्टी का डेफिनेशन तो पता चल गया है। अब यहाँ पे है NR, मैं हूँ रेसिडेंट। अब हमारे बीच एक एग्रीमेंट होता है, बट मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो हम ट्रेनिंग वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मारुति सुजुकी जो है वो उसने पेटेंट तो दे दिया कि चलो ठीक है, बट उसके लिए उसको अपने 4 लोग भेजने पड़ेंगे ताकि वो उनको सिखा सके कि हम सिक्योरिटी चेक कैसे करेंगे, और कुछ ऐसे वाटर डिटेक्शन टाइप का कुछ तो चेक होता है, मैंने ऐसा देखा है कार्स वगैरह में। तो वो सब सिखाने के लिए 4 लोग आए जापान से इंडिया में। इसके लिए भी जो पेमेंट जाएगी वो भी रॉयल्टी में आपको कवर होगी। अब मैंने कहा कि इस चीज़ के लिए सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ के लिए मैंने आपको कहा कि इस चीज़ के लिए आपको अपने लोगों को इंडिया में भेजना पड़ेगा। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये भी लिखवाया कि आपको अपना मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको अपना एक ऑफिस तो खोलना ही पड़ेगा। मैं जो भी आपको पैसे दूंगा वो इससे रिलेटेड होगा कि आप कितने आवर्स ऑफ ट्रेनिंग जो है मेरे एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, कितने लोग जो है वहाँ पे आ रहे हैं, किस लेवल के लोग आ रहे हैं, हो सकता है एसोसिएट हो सकता है सीनियर एसोसिएट हो सकता है मैनेजर हो। मैं इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के तब जो है आपको पेमेंट करूँगा। अब आप एक चीज़ समझो, 44DA में और जो ऊपर रॉयल्टी में जो टैक्सेशन का डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। 44DA आपको बोलता है कि इसमें भी रॉयल्टी ही है, बट ये जो पेमेंट हो रहा है ना, सच नॉन रेसिडेंट कैरी बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया थ्रू परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये यहाँ पे जो बिजनेस प्रोफेशन चल रहा है ये एक PE बना लिया मारुति ने
मारुति सुजुकी ने यहाँ पे एक अपना परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बना लिया और तब जो है ये अपना नो हाउ ट्रांसफ़र कर रहे हैं या इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। और जो पेमेंट मिल रहा है ना नॉन रेसिडेंट को, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पीई से, इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट और फिक्स प्लेस ऑफ सर्विसेज। मैंने आपको बोला ना कि आपको जो है मैं जो पैसे दूंगा वो इस बात पे दूंगा कि आपके ऑफिस से कितने लोग मेरे लोगों को सिखाने आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया आपने जो यहाँ पे पी इस्टेब्लिश किया है उससे। सो ये 2 पॉइंट अगर कवर हो जाता है तो आप एक एलिजिबल एसएससी बन जाते हो सेक्शन 44DA में। और अब आपका जो टैक्सेशन है वो 10% से नहीं जाएगा, वो अब आपका इसमें जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब आपका जो पीजीबीपी जो कैलकुलेट होगा ना वो नॉर्मल कैलकुलेट होगा। आपका यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा होगा, आपका यहाँ पे एक्सपेंस जो है हम अलाउ करेंगे और जो भी यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया, मान लो लॉस निकल के आया तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। बट अगर आपका प्रॉफिट निकल के आता है तो फिर @ 40% आप फॉरेन कंपनी हो तो 40%, इंडिविजुअल हो तो वो भी 2.5 लाख का जो भी स्लैब लगता है वो लगा के हम आपका टैक्सेशन निकाल देंगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि एक्सपेंस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मैंने आपको बोला कि आप एक्सपेंस को जो है अलाउ कर देंगे, लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जिसको हम अलाउ नहीं करेंगे। पहले है एक्सपेंडिचर और अलाउंस इनकर्ड विच इज़ नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर सच पी और फिक्स प्लेस ऑफ सर्विसेज। मान लो मैंने कहा यहाँ पे कुछ एडमिन का खर्चा हो रहा है, यहाँ पे जो 4 लोग एम्प्लॉई हैं मेरे, उस एम्प्लॉय का जो है जो सैलरी जा रही है, जो पेरोल जा रहा है, उसका भी हम एक्सपेंस जो है अलाउ कर देंगे। बट अगर आप ये बोलो कि कुछ अपॉर्चनमेंट होता है ना, कुछ अपॉर्चनमेंट एक्सपेंस अगर आपने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ से रिलेटेड नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे उन एक्सपेंसेस को अलाउ कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो आपका ये जो अपॉर्चनमेंट है, आपका हेड ऑफिस का जो डेप्रिसिएशन आप अपने अलग अलग यूनिट में बांट रहे हो, उसको हम यहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो जो भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अमाउंट पेड otherwise than the reimbursement of actual expenses by the PE to head office or to any of its other offices। मान लो कि ये जो है ये मेरा पीई है और ये पीई ने हेड ऑफिस को कुछ 2 लाख रुपए का अमाउंट पे किया और यहाँ पे ये अपने पीएनएल में जो है एज एन एक्सपेंस दिखा रहे हैं, तो ये भी हम एक्सपेंस जो है अलाउ नहीं करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44BB। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44BB डू नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम covered by this section। 44BB सेक्शन 44 डू नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम कवर्ड बाय दिस सेक्शन। 44BB में अलग तरीके से कंप्यूट होता है, इसको छोड़ दो, आप अभी के लिए हटा दो। 44BB पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट टू गेट देम ऑडिटेड अंडर दिस सेक्शन। द NR इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू कीप मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड गेट देम ऑडिटेड बिफोर द डेट 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139(1) and furnishing the date of it and furnished by that date a report of such audit। मैंने आपको कहा जहाँ आप 44DA में कवर हो गए, अब मान लो कि आप एक कंपनी हो, आप एक फॉरेन कंपनी हो, तो अगर आप 44DA में कवर होते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा क्या कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी मेक श्योर कर लेना कि 139(1) में जो भी मेरा ड्यू डेट है, मान लो अक्टूबर 31 जो है वो आपका ड्यू डेट है, इसके 1 महीने पहले जो है आपका ऑडिट रिपोर्ट बन के तैयार हो जाए और ऑडिट रिपोर्ट भी जो है 1 month prior to the due date of and get them audited before मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करा लेना 1 month prior to the ड्यू डेट। 1 महीने पहले सितंबर 30 तक आपका जो है ऑडिट रिपोर्ट बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट भी हो जाना चाहिए। और एंड जब आप रिटर्न फाइल करो तो रिटर्न के साथ साथ आप अपना ऑडिट रिपोर्ट भी लगा देना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्निश बाय दैट डेट, सॉरी, अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट। उस दिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आप ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करना। ओके, ये 2 बार कॉपी हो गया है, नो प्रॉब्लम, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडे क्लास एंड आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। हमारी फॉरेन टैक्सेशन की सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल पे पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।